और श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच आम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब श्रीलंका के क्रिकेटर भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने दर्द को साझा किया। जयसूर्या ने माना कि अब समय आ गया है जब देश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। श्रीलंका के लोग इस वक्त अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेमस क्रिकेटर सनत जयसूर्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई नीड टू आस्क, प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑल ओवर द कंट्री। श्रीलंका इज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस एवर। योर फर्स्ट रिएक्शन, सर? Yeah, I think the people were very silent for last few months, thinking that things will change and things will come to normal, and they were just waited and waited, and unfortunately it comes to a point that it's a breaking point. People couldn't handle it, and they came out to the street and start protesting. The moment the people is come out and they want everything to be changed. वहीं कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका में चीन ने पोर्ट सिटी के नाम पर एक ऐसा अड्डा बनाया है जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये तो सबको पता है कि आर्थिक बदहाली झेल रहा श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। कहा जा रहा है कि चीन ने इस गरीब देश को कर्ज के नाम पर अपना गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और उसकी ये तैयारी भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। कोलंबो में बन रही ये पोर्ट सिटी उसी खतरे की ओर इशारा कर रही है। कहने को तो जिनपिंग पोर्ट सिटी के नाम पर श्रीलंका में दूसरा दुबई बना रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी कि चीन कभी सीधी चाल नहीं चलता। हाथी की तरह उसके भी दिखाने और खाने के दांत अलग अलग हैं। कहा जा रहा है कि हिंद महासागर के किनारे पोर्ट सिटी बनाने के पीछे भी जिनपिंग का एक खतरनाक प्लान है और वो प्लान भारत को परेशान कर सकता है। चीन के इस श्रीलंका में बढ़ते कदम, मजबूत कदम पोर्ट सिटी में भारत के लिए खतरा है। भारत को चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए, इस पोर्ट सिटी के जरिए, जिस जगह ये पोर्ट सिटी बन रही है वहाँ से राष्ट्रपति आवास कुछ ही दूरी पर है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका की सरकार ने हिंद महासागर के किनारे का ये 43% हिस्सा चीन की एक कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। मतलब ये कि वहाँ अगले 99 साल तक वही होगा जो चीन चाहेगा। श्रीलंका की सरकार ने जब पोर्ट सिटी से जुड़ा बिल संसद में पेश किया था तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ, जो अब भी जारी है। I'm totally against it because half of the country is sold to China. हिंद महासागर के किनारे बसे खूबसूरत देश श्रीलंका की चीन ने जो दुर्गति की है वो किसी से नहीं छिपी, लेकिन अब चीन की नजर श्रीलंका के जरिए भारत की शांति भंग करने की है। और ये बात परेशान करने वाली है क्योंकि चीन भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंच चुका है। हिंद महासागर के किनारे कोलंबो के जिस इलाके में चीन पोर्ट सिटी बना रहा है वो भारत के कन्याकुमारी से केवल 290 किलोमीटर दूर पर है। चीन की कंपनी ने पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट में करीब 104 अरब रुपए निवेश किए हैं और बदले में उसे इसका 43% हिस्सा 99 साल के लिए लीज पर दिया गया है। 2014 में जब जिनपिंग श्रीलंका गए थे तभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। जिनपिंग ने कहा था कि कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जहां हर देश की करेंसी में बिजनेस भी किया जा सकेगा। श्रीलंका उसके इसी जाल में फंसा और अपने साथ उसने भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि पोर्ट सिटी के जरिए चीन को हिंद महासागर के किनारे एक ऐसा ठिकाना मिला जिसके जरिए वो भारत पर नजर रख सकता है। भारत के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार में 70% इसी रास्ते से होता है, लेकिन चीन की तैयारी वहां अपनी पैठ बढ़ाने की है और इसीलिए उसने पाकिस्तान के ग्वादर में अपना नेवल बेस बनाया और माना जा रहा है कि इस बेस के बनने से हिंद महासागर में चीन की मजबूती बढ़ जाएगी। और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले बर्बर होते जा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर रही है। शक्तिशाली बमों से हमले में मासूम बच्चे और निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। मरियोपोल में रूसी सेना ने एयरक्राफ्ट से बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया और खतरनाक बमों से बमबारी की, जिसमें 50 लोग जिंदा जलकर मर गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक से रूसी हमले में अकेले मरियोपोल में ही 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 210 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लॉर्सांकेव को वहां फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
और उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी। साफ कर दिया कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं। सिर्फ मारियुपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारियुपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियुपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। और एक दूसरा चेचन लड़ाका इस हमले का वीडियो बनाता रहा। वहीं फायरिंग करने के बाद जोश में चिल्लाता कादिरव का लड़ाका खुशी से नाचता भी नजर आया, क्योंकि उनके ऐसे भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारियुपोल में ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लांसांकेव का दिमाग है। और पहली बार उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लांसांकेव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अपने लीडर कादिरव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरव ने इसे मारियुपोल की एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया। जिसके बाद सैदी लांसांकेव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया, और वो भी अपने कमांडर की एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारियुपोल पर उनका अधिकार होगा। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से कई आधुनिक टैंक मिले, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। नेटो का सदस्य चेक रिपब्लिक पहला ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को टैंक भेजे, जिन्हें ट्रेन के जरिए यूक्रेन की सीमा तक पहुंचाया गया, ताकि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन न केवल अपनी सुरक्षा कर सके बल्कि रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को आधुनिक T-72M1 टैंक समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मदद के तौर पर भेजी। जंग की शुरुआत के बाद से नेटो के सदस्य देशों ने अब तक यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और एंटी क्राफ्ट मिसाइलें दी हैं, जबकि किसी भी देश ने अब तक टैंक समेत बड़ी सैन्य गाड़ियां यूक्रेन को नहीं दी थी। और वहीं पुतिन के यूक्रेन पर हमले की तारीख का राज पहले ही खोलने वाले रूसी नेता व्लादिमीर जिरानोवस्की की मौत हो गई है। दावा है कि पुतिन जिरानोवस्की से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जिरानोवस्की आखिरी बार 22 दिसंबर 2021 को रूस की संसद में नजर आए थे। उसी दिन उन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के प्लान के गहरे राज को संसद में खोल दिया था। उनका दावा था कि 22 फरवरी 2022 को रूस सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра? यूक्रेन से युद्ध वोलोदिमीर जिरानोवस्की की भविष्यवाणी वाले दिन तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके एक दिन बाद शाम से रूसी फौज ने आक्रमण करना चालू कर दिया था। तमाम अफवाहों के बीच रूस की संसद में बताया गया कि जिरानोवस्की का कोरोना से निधन हुआ। रूसी संसद में उनको श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन भी रखा गया। जिरानोवस्की को 2 फरवरी को कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जिरानोवस्की की पहचान रूस के अनुभवी फायरब्रांड नेता की थी। डॉनबास में यूक्रेन की फौज रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद दिखी। कई गांवों के पास यूक्रेन के सैनिक निगरानी करते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़कों पर यूक्रेन के जवान तैनात दिखे। यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौज फिर डॉनबास के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाबी हमले की तैयारी तेज कर दी गई, ताकि अगर रूस आक्रमण करे तो उससे निपटा जा सके। Днепра, ну и дальше, то есть Львов. करीब 1.5 महीने से जारी जंग से डॉनबास के लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस दोबारा बमबारी ना शुरू कर दे, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। लेकिन हमले के डर के बीच कुछ लोग घरों से बाहर निकले और टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ अधिकारी भी साइकिल के साथ आसपास के इलाके की निगरानी करते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी हमले के डर से डोनेस्क और लुहांस्क के यूक्रेनी नेताओं ने लोगों से खतरे वाली जगह को छोड़ने की अपील भी की, जिसके बाद कई लोग अपनी कारों के साथ घर छोड़ते दिखाई दिए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते वहीं थे। दावा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा के जरिए 2 दिन पहले रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि एक घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस S-125 नेवा रूस के सुखोई लड़ाकू विमान का काल बन गया। दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के खार्किव में इसी ने रूसी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था। रूस के ताकतवर सुखोई विमान के जमीन पर गिरने की तस्वीरों ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया। अब यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब भी किया जाता है। वहीं वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के बुचा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां यूक्रेन के झंडे को भी फहराया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पोप यूक्रेन के झंडे के साथ दिखाई दिए और इस झंडे को यूक्रेन से वेटिकन सिटी लाया गया था, जिसे उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में भी फहराया था। पोप ने इस दौरान युद्ध को रोकने की भी अपील की। वेटिकन ऑडियंस हॉल में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद वहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अंत में पोप यूक्रेन के कुछ बच्चों से भी मिले और उन्होंने उन्हें तोहफे दिए। उधर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में रूस के दूतावास पर एक कार से हमला किया गया। इस हमले में कार ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूतावास के गेट पर खड़ी एक कार से आग की लंबी लंबी लपटें उठती नजर आईं। फिर इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि रूसी दूतावास के गेट से ये कार तेजी से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां वहां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। फिर इन गाड़ियों ने रूस के दूतावास के बाहर मोर्चा संभाला। लेकिन तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और यूक्रेन युद्ध के बीच रोमानिया की राजधानी में रूस दूतावास पर हुए इस हमले से वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे रूसी दूतावास के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूक्रेन युद्ध ने रूस और रोमानिया के रिश्तों में खटास ला दी है। रोमानिया युद्ध की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ रहा है। रोमानिया ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था। अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्थे लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बूचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बूचा पार्ट 2 बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया है।
इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी, जो काली तारीख है वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल, यानी 2 दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजर शहर पहुंची थी। यूक्रेन का कहना है कि 2 दिन बाद रूस के सैनिक बेलारूस के माजर से ट्रेन के जरिए पश्चिमी रूस के बेलगरद पहुंचे। दावा है कि वहां महज 2 दिन आराम करने के बाद रूस की बुचा वाली ब्रिगेड को दोबारा यूक्रेन में कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी 8 अप्रैल को वो फिर यूक्रेन लौटेगी। अब पश्चिमी रूस का बेलगरद यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर की दूसरी तरफ है यूक्रेन का खार्किव शहर, और खार्किव में रूस की सेना ने जो तांडव किया है वो सभी लोग जानते हैं। ऐसे में यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस बुचा पार्ट 2 के लिए खार्किव जैसे हॉटस्पॉट को निशाना बना सकता है। यूक्रेन का दावा है कि बुचा वाली ब्रिगेड को एक बार फिर यूक्रेन में उतारना पुतिन का बेहद शातिर प्लान है, जिसके जरिए वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। पहला तो ये कि यूक्रेन में फिर आतंक फैलाया जा सके और आम लोगों को रूस के पाले में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव जैसे शहर में बुचा में बर्बरता करने वाली ब्रिगेड को एकदम फ्रंट लाइन पर उतारकर रूस का दूसरा मकसद है बुचा में अपने किए पाप के सबूत मिटाना।